गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आरपीएस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र पे चर्चा की थी और विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ उसकी विमा और आपको बताई गई थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र पता कैसे करेंगे, कैसे कहां स्थिति होती है। अगर प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर होगा। समझ लेना बात को, विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर होगा। यानी प्लस क्यू आवेश अगर आपने लिया है तो विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर होगा। अगर आवेश ऋणात्मक है, निगेटिव आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय अंदर की ओर होगा त्रिज्यीय ही, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, आगे है, लेकिन बता दूं यहां पर कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के हमेशा अभिलंबवत होती हैं। ये विद्युत क्षेत्र, ये माइनस क्यू आवेश। तो विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश है, त्रिज्यीय बाहर की ओर होगा क्षेत्र, और अगर ऋणात्मक आवेश है त्रिज्यीय अंदर की ओर होगा क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र आपको पता करना है कि विद्युत क्षेत्र कहां है, कैसा है, किस दिशा में है, तो वहां पर एक परीक्षण एकांक धनावेश रख दो। वो जिस दिशा में चलेगा वो दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर बिंदु आवेश है अपने पास, क्या है, बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश अगर है, तो हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालें। एक तो हम आवेश ले लें, मान लो ये कोई आवेश है Q प्लस, इससे हम मान लो यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र पता करना है, ये O बिंदु है, ये हम कहते हैं P बिंदु है। यहां पर हमें मान लो विद्युत क्षेत्र पता करना है और यहां पर हम आवेश रख दें Q0, यहां पर हमने आवेश रख दिया Q0। यहां से यहां तक की दूरी हम कह रहे हैं कि R है, स्मॉल r, ये प्लस क्यू है। हमें इस बिंदु पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, पता करनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, किसके कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण। हम किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी निकालेंगे तो उसके आसपास कहीं भी हम परीक्षण आवेश को रखेंगे और परीक्षण आवेश जिस दिशा में चलेगा वो क्षेत्र की दिशा होगी और उसका परिमाण अपने को तीव्रता बताएगा उसका कितना है। तो यहां पर हमें बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। दोनों आवेश आप देख रहे हो समान प्रकृति के हैं, ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इधर को ही बल लगेगा, इधर ही तीव्रता होगी जिधर परीक्षण आवेश गति करता है, और एकांक सदिश का r कैप भी इसी दिशा में होगी। ध्यान रखें आप,
आवेश जिस इधर जा रहा है तो प्रतिकर्षण बल लग ही गया। परीक्षण आवेश धनावेश जिस दिशा में चलेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, इधर को ही चलेगा ये, और एकांक सदिश की दिशा ये है। तो हम इस आवेश के कारण इस बिंदु पर यानी इन दोनों आवेशों पर हम बल का मान निकालते हैं। तो अपन चलते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हम बल निकाल लें। F बराबर 1/4πε0 Q0/r²r²। पता है आपको, ये बल का मान निकाल लिया हम। इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगा, या हम कहते हैं कि इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगा, कैसे भी बोल सकते हैं आप। तो ये बल का हमने परिकलन कर लिया कि ये बल अपना है। इस बल का हमें मान निकाल लिया। हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता की परिभाषा से हमने बताया था E = F/Q0। ये फॉर्मूला था कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है वह बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बल का मान आपको पता है क्या है, 1/4πε0 Q0/r²r² इंटू 1/Q0। Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल। तो E क्या मिला आपने को, 1/4πε0 Q/r²r²। दिशा किधर है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, दिशा OP, यानी O से P की ओर दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अगर हम कहें कि आवेश ये जो धनात्मक परीक्षण आवेश लिया था Q0, अगर ये Q0 धनात्मक ना होता, ऋणात्मक होता, या ये आवेश आपका ऋणात्मक होता, अगर आवेश ये Q0 ऋणात्मक है, Q+ ऋणात्मक आवेश है, यदि आवेश -Q हो तब क्या करेंगे आप। अगर आवेश -Q है तब क्या करना है अपने, तब E = 1/, तीव्रता सदिश राशि है तो ऋणात्मक चिन्ह तो दिखा नहीं सकते अपन कि ऋणात्मक चिन्ह लगा दो, लेकिन स्थिर सदिश निगेटिव हो जाएगा। और दिशा क्या होगी इसकी, PQ डायरेक्शन, PO डायरेक्शन, यानी OP के ठीक विपरीत। पहले में OP निकली थी, OP दिशा में तीव्रता की दिशा थी OP, अब ये OP के विपरीत दिशा में ये तीव्रता होगी आपकी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने निकाल ली, उसका परिमाण निकाल लिया कि क्या होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता हमने देखी है कि तीव्रता जो है, देखो Q तो कांस्टेंट है, ये आपका नियतांक है, 1/4πε0 ये भी नियतांक है। परिवर्तन किस में होगा, दूरी में। अगर हम दूरी घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो तीव्रता में क्या परिवर्तन होगा उसको भी जानना जरूरी है। यानी इस फॉर्मूले से जो आपको मिला है वो क्या मिला है, E प्रोपोर्शनल, सिंपल लिख दो 1/r², ये आपको मिला है। यानी तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये दिख गई आपको। तो तीव्रता और दूरी में अगर हम ग्राफ खींचें, तीव्रता और दूरी में ग्राफ खींचें, जैसे हम कहें कि ये E ले लें, यहां पर आपका r² हो गया,
तो इनके भी जब ग्राफ खिंचेगा तो इस प्रकार से अनंत स्पर्शी अतिपरवलयाकार ग्राफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ई आर के व्युत्क्रमानुपाती या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर हम ग्राफ खींच लें तीव्रता और 1/r², तो तीव्रता और 1/r² पूरा एक दूसरे कैसे हैं? समानुपाती हैं। तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा होगा। ग्राफ कैसा मिलेगा अपने को? सीधी रेखा। अगर माध्यम है, क्या है? माध्यम। ये तो हमने वायु के लिए निकाला है। वायु या निर्वात में तीव्रता, ये E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये अपना किस में आया? निर्वात में आया या वायु में आया। अगर हम माध्यम में कह दें, अगर माध्यम में तीव्रता निकालोगे E मीडियम, तो 1/4 पाई निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन Q/r²। एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, जो भी आपने लिया है। तो Em 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r और Q/r²। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? यानी ये तो पूरा क्या हो गया? अगर हम समीकरण 1 और 2 पर आ जाएं, समीकरण 1 और 2 पर आ जाएं तो Em बराबर, आप इसमें देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है यहां से लेकर के इतना, ये इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं ब्लू से, ये जो पोर्शन है इतना E0 के बराबर है। तो यानी ये तो पोर्शन कितना हो गया? E0 या E0 और बटे में क्या रहा? एप्सिलॉन r। यानी क्या मिला? माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात या वायु की तुलना में कम होती है, यानी Em इज लेस देन E0। ये ध्यान रखें आप, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात या वायु की तुलना में कम होती है। कितनी कम होगी? 1/एप्सिलॉन r गुना कम हो जाएगी। अब जितना मान है एप्सिलॉन r का, उस हिसाब से तीव्रता का मान घट जाता है। अब मान लो एक ऐसे ही सिंपल एक हम चर्चा करते हैं कि मान लो 2 प्लेटें हैं, मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इस पर आवेश है पॉजिटिव, इस पर आवेश है नेगेटिव। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर को हुई? प्लस से माइनस की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब इन प्लेटों के बीच मैंने कहा कि एक तेल की बूंद है, ये रखी हुई है, ये कोई तेल की बूंद है इन दोनों प्लेटों के बीच, ठीक। अब ये तेल की बूंद दोनों प्लेटों के बीच स्थिर रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? एक तो बूंद है तो इसका अपना द्रव्यमान होगा। इस बूंद पर हमने आवेश कह दिया कि Q है। अगर बूंद आवेशित नहीं है तो रुक ही नहीं सकती बीच में, कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी इस बूंद को आवेशित किया गया है, यानी इस बूंद पर क्या है? आवेश है।
लेकिन इसका द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान साथ में गुरुत्वीय त्वरण भी लगेगा, तो इस पर नीचे की ओर इसका भार mg कार्य करेगा। और ये बूंद हमका बीच में टिकी हुई है, इस पर आवेश q है, इसका द्रव्यमान m है, तो इस पर ऊपर की ओर एक विद्युत बल लगेगा, वो होगा QE, क्योंकि हम फॉर्मूला बता चुके हैं F बराबर E बराबर हम बता चुके हैं F अपॉन Q या Q नॉट, यहां पर Q है तो Q ले लेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा EQ। तो ये बल ऊपर की ओर लग रहा है। ये बूंद कब रुकेगी? ये बूंद तब रुकेगी जब ये बल और ये बल यानी विद्युत बल और इसका भार आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी QE इज इक्वल टू mg। ये दोनों भार अगर बराबर हैं तो आपस में ये रुक जाएंगे। अब आपको जो चाहिए हो, मान लो इसका आपको आवेश पता करना है, तो आवेश का मान निकाल सकते हो यहां से, Q इज इक्वल टू mg अपॉन E, आवेश पता लग जाएगा। इस बूंद का द्रव्यमान नहीं दिया, द्रव्यमान निकाल सकते हो। इस बूंद की त्रिज्या निकालनी है तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व m। आयतन क्या होगा? बूंद गोलाकार है, हम मान लें इसकी त्रिज्या जो है बूंद की ये r है, स्मॉल r। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब इंटू घनत्व मान लें रो, तो आप यहां दिखा सकते हो QE बराबर 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब रो g। यहां से आप इसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हो। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप इसको हैंडल कर सकते हो, मैंने बताया कैसे हैंडल होनी है। अब आगे के टॉपिक पर आते हैं। अगर हम कहें कि आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा मैंने एक आपको और बताया था कि जब मैंने बल पढ़ाया था बहु आवेशों के कारण बल, और बहु आवेशों के कारण जब बल पढ़ाया था तो उसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि किस तरह निकालेंगे। उसी प्रकार से तीव्रता को भी अपन निकालेंगे बहु आवेशों के कारण। तीव्रता कितनी होनी चाहिए, या आवेशों के समूह के कारण कह दो या बहु आवेशों के कारण कह दो कि तीव्रता कितनी होनी चाहिए, उसका अपने को परिकलन करना है। तो आप ये बात ध्यान रखें, आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई आवेश ले लें, अभी तो बिंदु आवेश कण में एक ही आवेश लिया था, अब मान लो बहुत सारे आवेश हैं, उनके कारण अपने को तीव्रता का परिकलन करना है, तो कैसे करेंगे इसको आपको देखना है। ये एक निर्देशांक तल हमने ले लिया, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ये ओ बिंदु। ठीक, हम करेंगे क्या, मान लो यहां पर कोई एक बिंदु आवेश है Q नॉट, एक आवेश है Q नॉट, इसका इस मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश कितना है R नॉट वेक्टर। इसके आसपास और आवेश है, इसके आसपास और आवेश रखे हैं, मान लो एक आवेश है Q1, तो Q1 और Q नॉट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो R01
स्थित होगी इसकी, और इसकी तीव्रता की दिशा होगी वो ये होगी E01। इसी प्रकार इसका जो स्थित सदिश था Q1 का, वो स्थित सदिश क्या था? R1 वेक्टर। हम कहें कि यहां पर Q2 रखा हुआ है, और Q2 का जो स्थित सदिश है वो क्या होगा? R2 वेक्टर, और इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो R02 वेक्टर। हम यहां कह दें कि कोई आवेश Qn है, इसकी डिस्टेंस Rn होगी स्थित सदिश इसका, तो इसके बीच की जो दूरी कितनी हो गई? R0n, और ये तीव्रता गया आपका E0n, इसकी तीव्रता ये गई E02। अध्यारोपण का सिद्धांत जो बताया था वही सिद्धांत लगेगा। किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। यानी आवेश कितने थे अपने पास? आवेश जो हमने लिए हैं Q1, Q2 ... Qn, और तीव्रता क्या हुई? E01, E02 ... E0n। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? कि E वेक्टर इज इक्वल टू E01 वेक्टर प्लस E02 वेक्टर प्लस ... E0n वेक्टर। अपन इसकी वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे E01 की, क्या हुई? क्या हो जाएगा? 1/4πε0। चाहे आप निकाल लो E01 का मान, तो यहां पर हो गया Q1/R01 वेक्टर मॉड स्क्वायर R01 कैप। तो R01 कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? R01 वेक्टर अपॉन मॉड R01। अगर यहां पर वैल्यू प्लेस करोगे तो E01 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R01 वेक्टर मॉड स्क्वायर, यहां पर हो गया R01 वेक्टर अपॉन R01 मॉड। तो ये क्या हो जाएगा? E01 1/4πε0 Q1/R01 वेक्टर मॉड Q R01 वेक्टर। आप चाहें तो इतना मत करें, आप यहां पर सिर्फ कैप रख के इसको शो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे En तक, इनको इस समीकरण में रख देंगे। तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R01 वेक्टर मॉड Q और R01 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q2/R02 वेक्टर मॉड Q R02 वेक्टर ... प्लस 1/4πε0 Qn/R0n वेक्टर मॉड Q R0n वेक्टर। इन सबको एक बड़ा फॉर्म हो गई, इन सबकी एक बड़ी फॉर्म हो गई, तो अपन इसको क्या करेंगे? छोटे रूप में समेशन लगा करके दिखा सकते हैं। तो E वेक्टर, तो इसमें जो कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 1/4πε0 कॉमन, समेशन का चिन्ह लिया, यहां पर लिख दिया I = 1 to n, तो यहां पर हो जाएगा आपका QI/R0I वेक्टर मॉड का क्यूब, और यहां पर हो गया R0I वेक्टर। तो ये इकट्ठा करके एक फॉर्मूला हम यहां पर शो कर देते हैं। तो
तो यहाँ तक अपना आज वीडियो ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर हम इसके आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।